गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का है क्लास 9, जिसमें कि हम लोग को आज डिस्कशन करना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जिसमें कि जो 3 जर्म्स लेयर है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल देखेंगे, प्लस प्रेगनेंसी किस प्रकार से होता है उसका डिटेल देखेंगे। तो अभी जो आए हैं सौरभ देवनाथ, सोनिया सेत्री and Viraj. Very good evening to all of you. Let us move forward. This is Tribhuwan Kumar Bhartiya, BSc in Biotechnology, MSc in Zoology, B.Ed, M.Ed, Biology teacher in VVHSS, Government of Assam. NET 3 times qualified, SET Northeast qualified, more than 10 years of teaching experience, 3 books on environmental education, Government of Assam, 12 research papers in international journals. And this is me, and today we will discuss the embryonic development and in details. So you can see embryo at 8 weeks, 8वें वीक से स्टार्ट होके 40वें वीक तक है, फुल डेवलपमेंट तक है। ये इस क्लास में आज के दिन हम लोग 2D डायग्राम के साथ साथ 3D वीडियो एंड 3D एनिमेशन से देखेंगे कि किस प्रकार से सारा प्रोसेस होता है और अलग अलग स्टेप्स का क्या नाम होता है। लास्ट क्लास में हम लोग क्लीवेज के बारे में देखे थे, मोरूला का फॉर्मेशन देखे थे, गैस्ट्रूला भी देखे थे। आज गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को फिर से थोड़ा सा रिकैप करेंगे इन डिटेल। लास्ट क्लास में भी देखे थे, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस, फिर डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म्स, और 3 जर्म्स लेयर से जो फॉर्मेशन होता है अलग अलग ऑर्गन्स का, वो कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलरली नीट एग्जामिनेशन में, 12th एग्जामिनेशन में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, और नीट के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है 3 जर्म लेयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कि फॉर एग्जांपल्स आई किस जर्म लेयर से बना हुआ है, स्टोमैक किस जर्म लेयर से बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस जर्म लेयर से बना हुआ रहता है। तो अपने एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। सो कमिंग टू द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, द डिवाइडिंग जायगोट टेक्स 4 days टू रीच यूट्रस। मतलब जो जायगोट डिवाइड हो रहा है, बोले तो क्लीवेज जो हो रहा है, 4 दिन लगता है उसे यूट्रस में पहुंचने में, और उसी दौरान में क्लीवेज भी हो रहा है। मोरूला जो कि क्लीवेज का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम लोग मोरूला कहते हैं, जो कि लास्ट क्लास मतलब कल हम लोग देखे हुए हैं। मोरूला फ्लोट्स इन यूटेराइन लूमेन फॉर 4 days। अब अगले 4 दिन तक वो यूटेराइन में लेयर में घूमता रहता है, कैविटी में इधर उधर, एंड अंडरगोज फेज ऑफ कॉम्पैक्शन, और इसी पीरियड में कॉम्पैक्शन होता है, रीअरेंजमेंट्स होता है सेल्स का, जिसके थ्रू की ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो डायग्राम देख रहे हो, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। इसे ही हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि देखो, चौथा दिन में ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज कंप्लीटेड, इनर सेल मास है, इसमें ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो गया, ट्रोफेक्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, और ये प्रिमिटिव एंडोडर्म जो नीचे का लेयर है वो एंडोडर्म, प्रिमिटिव एंडोडर्म है, आगे चल के ये फुल एंडोडर्म बनेगा। ये है पूरा का पूरा प्रोसीड्योर, और फाइनली जाके ये इम्प्लांट होता है। मतलब 7वां से 8वां दिन ये इम्प्लांटेशन होता है, और अलग अलग लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, सिंसाइटियल ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। यहां पर फिर से रिपीटिंग मेरे पीछे दिख रहा है सृष्टिका छेत्री, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो ये दिख रहा है तुम लोगों को, ब्यूटीफुल एनिमेशन है जो कि तुम्हें अच्छे तरीके से समझने में, दिमाग का कोने कोने में घुसने में ये हेल्प करेगा, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या 12th बोर्ड का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आउट ऑफ 360 हमारा 360 होना चाहिए, और बोर्ड के एग्जाम में भी आउट ऑफ कितना 75, पूरा का पूरा 70 ही होना चाहिए, 70 में से 70 होना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब तुम लोग क्लास में रेगुलर रहोगे, जितना भी चीज मिलता है उसे उसी दिन कंप्लीट करते जाओगे, पेंडिंग नहीं छोड़ना है। तुम लोग कई बार क्या होते हो कि बाद के लिए पेंडिंग छोड़ते हो। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है 3D एनिमेशन के साथ में, प्लस नोट्स भी तुम लोग को क्लास जैसे खत्म होता है इसका PDF फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब तुम्हारा डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना प्रैक्टिस करते हो और इसे कितना अपने अंदर लेते हो। और स्टूडेंट्स बता दूं कि इसके साथ साथ तुम्हें NCERT तो रखना ही रखना है, और NCERT को अच्छे तरीके से ग्रास्प करना है। NCERT कोडेड फॉर्म में, और हम जो यहाँ पर देख रहे हैं डिकोडेड फॉर्म में, वहां पर छोटी सी जगह पे बहुत बड़ी बातें लिख दिया गया और उसे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इन डिटेल। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग का देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट में
ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांटेशन मस्ट भी होता है, इसे हम लोग एम्ब्रायोब्लास्ट कहते हैं। और यही जब इम्प्लांटेशन होता है तो 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो कैविटी है, हॉलो लाइक कैविटी, इसे ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ये है कंप्लीट डिटेल 3D स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का, जिसमें कि एम्ब्रायोब्लास्ट एंड ट्रोपोब्लास्ट है। और अभी जो यहाँ पर जो बाहर में जो लेयर देख रहे हो, एक बन रहा है सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट भी और साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट इसलिए बोले ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। यहाँ पर देखो ट्रोपोब्लास्ट में सेलुलर डिवीजन है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है, बट सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट जो है, जो ब्लू कलर से दिखलाया गया है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं बन रहा, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रहा, बस न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ मूव। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। तो साइटोट्रोपोब्लास्ट जस्ट यही वाला लेयर है। यहां पर देख लो, अब ये 2D में ये जो डायरेक्टली जो बना था ब्लास्टोसिस्ट से, ठीक है, तो जो डायरेक्टली बना था ट्रोपोब्लास्ट, ये हो गया हम लोग का साइटोट्रोपोब्लास्ट। और उसके बाद का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि न्यूक्लियस तो है बट डिवीजन नहीं है, इसे हम लोग सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, ये इंडोमेट्रियम में मूव कर गया है, मतलब इम्प्लांटेशन हो गया है। ये है ब्लास्टोसील जो कैविटी है। उसके बाद सिंसाइटियल ट्रोपोब्लास्ट, सेलुलर ट्रोपोब्लास्ट, इस लेयर को सेलुलर ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। उसका बाद एमनियोटिक कैविटी इस तरफ, और इस तरफ जो येलो कलर से दिखलाया गया है वो है यॉर्क सैक, ठीक है। और ये जो बीच बीच में सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट में कहीं कहीं जो छेद देख रहे हो, इस तरीके का छेद, इसे कहा जाता है लाकुना। और इपीब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोडिस्क, ये वाला, ये जो है, ये जो देख रहे हो बीच में जो लेयर, ये है इपीब्लास्ट। एक्चुअली ये जो ब्लास्टोडिस्क जो है ना, डिस्क, यहाँ पर अगर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर बनाते हो इस तरीके से, दिख रहा है? नहीं, देखने में दिक्कत हो रहा है, मेरे पीछे आ गया है, ये देखो। अगर कंप्लीट डिस्क बनाते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो अब यहाँ पे बीच में ऊपर की ओर कॉल्यूमिनर सेल होता है, बड़ा बड़ा सेल होता है, जो कि इपीब्लास्ट कहलाता है आगे चल के, अभी देखेंगे। और नीचे में नॉर्मल क्यूबॉइडल इपिथेलियम है कॉल्यूमिनर के जगह पे, ये हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखो जो क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, मतलब क्यूबॉइडल सेल का बना हुआ रहता है, दैट इज हाइपोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोडिस्क। एंड जो कॉल्यूमिनर सेल्स का बना हुआ रहता है वो है इपीब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोडिस्क, ठीक है। नाउ मूव। तो यहां पर बाइलेमिनर, जिसे हम लोग बाइलेमिनर एम्ब्रायोनिक डिस्क भी कहते हैं, द सेल्स ऑफ द एम्ब्रायोब्लास्ट आल्सो डिफरेंशिएट इनटू 2 लेयर्स, दैट इज हाइपोब्लास्ट प्रिमिटिव, जिसे प्रिमिटिव इंडोडर्म कहेंगे, एंड इपीब्लास्ट, जिसे हम लोग प्रिमिटिव एक्टोडर्म कहेंगे। ये वाला, ये हो गया प्रिमिटिव इंडोडर्म और प्रिमिटिव एक्टोडर्म। तो ये इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। नाउ मूव। सेल्स ऑफ द हाइपोब्लास्ट and epiblast together form a flat disc referred to as bilaminar embryonic disc। इसी चीज को याद रखना है, epiblast और hypoblast दोनों मिला के bilaminar embryonic disc का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि हम लोग primitive embryonic layer भी कह सकते हैं। सुन, a small cavity appears within the epiblast and eventually enlarges to form an amniotic cavity। और बहुत जल्दी क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो देख रहे हो लेयर्स का, और यहीं पर बहुत जल्दी क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है इपीब्लास्ट में। हाँ, और इपीब्लास्ट में जब कैविटी का फॉर्मेशन होता है तो ये आगे चल के फॉर्मेशन करता है एमनियोटिक कैविटी का। अभी हम लोग ये कैविटीज क्या होता है, एमनियोटिक कैविटी, कोरियोनिक, ये सारा चीज हम लोग आगे चल के अभी देखने वाले हैं, आज ही ये होने वाला है। ये देख लो, यही चीज यहां पर एनिमेशन के फॉर्म में दिखलाया गया है। ये जगह पे हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट, लेट अस मूव। अब इसको एक सुंदर सा फोटो के साथ में देखो, क्योंकि यहां जो देखे थे एक सिंपल इमेज के साथ में था, जो कि उतना अपने दिमाग में क्लियरिटी नहीं प्रूफ कर रहा था। अब इस इमेज को देखो, जो कि यहां पर जस्ट इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट है। तो यहां पर क्या है, ये देखो, अब ये जो बना है ना इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, यहां पर ये जो कैविटी का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस कैविटी इज नोन एज एमनियन। इस लेयर को कहेंगे एमनियन और इस कैविटी को एमनियोटिक कैविटी कहेंगे। ये है सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, पता है, और ये है साइटोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अब इस तरीके से यहां पर ये जो
सेल्स का लेयर है, इनर सेल मास, ये सब जो डिवीजन वगैरह हो रहा है ये इनर सेल मास, जिसे हम लोग इम्ब्रायोब्लास्ट भी बोले थे, याद होगा लास्ट के क्लास में हम लोग देखे थे, इसे इम्ब्रायोब्लास्ट बोले थे। अब ये दोनों तरफ से इस तरीके से मूव होना स्टार्ट हो जाता है और इधर से भी मूव कर रहा है सेल, यही सेल मूव कर रहा है जो फॉर्मेशन ऑफ एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, मतलब ये सिलोमिक, ये सिलोम हो गया और सिलोम के बाहर से एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, जो कि आगे चल के और यूटेराइन कैविटी, ये जो कैविटी है ना ओवरऑल, क्योंकि ये इंडोमेट्रियम में मूव कर रहा है, इंडोमेट्रियम ये है तुम्हारा इंडोमेट्रियम का लेयर, ये है मायोमेट्रियम जिसमें कि इंटर कर रहा है हमारा सेल्स, बोले तो जायगोट अप इन द मोरुला स्टेज। तो ये हाइपोब्लास्ट, इपीब्लास्ट, बाइलेमिनर, एम्ब्रायोनिक डिस्क, ये जो है एम्ब्रायोनिक डिस्क, बाइलेमिनर, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पर इसी चीज को एनिमेशन के फॉर्म में देखो, 3D एनिमेशन, गैस्टुलेशन, वहां पर क्या देखे थे, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, और यहां पर है गैस्टुलेशन। अच्छे से देखना है अपने को क्या हो रहा है। इट इज द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, ये तीसरे जो सबसे मेजर इवेंट है तीसरा डेवलपमेंट का थर्ड वीक में, इट अकर्स अबाउट 15 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन से 15 दिन के बाद होता है लगभग, ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर देखो क्या होता है, ये जो बाय लेयर बना था ऊपर वाला इपीब्लास्ट और नीचे वाला हाइपोब्लास्ट, अब उसी में क्या बोले कि ये सेल मूव करेगा और मूव करके एक अलग ही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे कि हम लोग प्रिमिटिव स्ट्रिक या प्रिमिटिव नोड भी कहते हैं। ये लेयर बन रहा है जो कि आगे चल के नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा, हम लोग वो भी देखेंगे, आज ही देखेंगे ये सारा चीज। अब जो इपीब्लास्ट का लेयर है वो सेल इस तरीके से मूव करता है, जो बीच में आ जाता है वो मेसोडर्म। देखिए फिर से देखो, इसी चीज को फिर से देखो क्या हो रहा है कि ये जो इपीब्लास्ट का लेयर है जो अभी हम लास्ट पेज में देखे थे, यहां पर देख लो क्या हम बोले हैं कि यहां पर क्या बोले हैं, सून स्मॉल कैविटी अपीयर्स विद इन द इपीब्लास्ट एंड इवेंचुअली इनलार्जेस टू फॉर्म द एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, तो ये एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस जगह पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये सेल मूव करके अपर इपीब्लास्ट अब मूव करेगा नीचे की ओर मूव करके एक अलग सा लेयर का फॉर्मेशन करेगा, थर्ड लेयर। अभी तक 2 लेयर था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बायलेमिनर, यही टर्म यूज किया ना बायलेमिनर, लेकिन अब एक थर्ड लेयर का फॉर्मेशन होगा जो कि मेसोडर्म। उसके पहले हम लोग उसे क्या बोले थे, प्रिमिटिव इपीब्लास्ट, प्रिमिटिव एक्टोडर्म या प्रिमिटिव एंडोडर्म, लेकिन अब एक थर्ड लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि डेफिनेटिव फॉर्म करेगा मेसोडर्म का। तो हो गया एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। डन। सो in this process the bilaminar embryonic disc consisting of epiblast and hypoblast transforms into a trilaminar embryonic disc consisting of 3 primary germ layers। अभी तक बाई लेयर्स था, 2 लेयर्स था, अब यहां पर गैस्ट्रुलेशन के बाद एक 3 लेयर, तीसरा लेयर मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ट्राइलेमिनर बन गया, क्या क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो अब यहां पर ये देखो, यहां पर क्या है, ये ल्यूमेन ऑफ यूट्रस, ये ग्रोथ जो हो रहा है, और यहां पर तीनों लेयर का फॉर्मेशन है। अब इस तरीके से यहां पे ये जो लेयर, ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर जो कि मदर से कनेक्टेड है, वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, जिसे कि हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। उसके बाद ये है यॉक सैक, ये येलो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये येलो, ये है यॉक सैक। हम लोग 2 क्लास पहले पढ़े थे कि यॉक सैक मतलब जर्मिनल लेयर्स का जो फॉर्मेशन होता है, जर्म सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, इसी यॉक सैक से ओवरी में भी जो मूव कर जाता है डेवलपमेंट के टाइम में, और स्पर्म में भी, मतलब टेस्टिस में भी। उसके बाद है ये एलेंट्रोइस, इस जगह को एलेंट्रोइस कहते हैं, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से होके जा रहा है। ये है एमनियोटिक फ्लूइड इन एमनियोटिक कैविटी, ये एमनियोटिक कैविटी है जिसमें कि बेबी एग्जिस्ट कर रहा है, बेबी मूव कर रहा है, उसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और वहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, पानी के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे कि एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो कि एक बफर का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर। बफर बोले तो शॉक एब्जॉर्बर। कई बार होता है क्या कि मान लो झटका लगा, चोट लगा, तो उस कंडीशन में ये एमनियोटिक फ्लूइड ही है जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करता है, डेवलपिंग बेबी को। उसके बाद ये है एमनियोन, इस लेयर को एमनियोन कहेंगे, और सबसे बाहर का लेयर को कोरियोन कहेंगे। मतलब सबसे बाहर में कोरियोन, इसके बारे में शॉर्ट में हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। जो सबसे बाहर का लेयर है कोरियोन, फिर एमनियोन और लास्टली एलेंट्रोइस। ठीक है, मूव।
तो गैस्ट्रुलेशन, द प्राइमरी जर्म लेयर्स आर द मेजर एम्ब्रायोनिक टिश्यू फ्रॉम विच द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डेवलप्स। अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज प्राइमरी जर्म लेयर्स, तो उसका डेफिनेशन में अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है तो ये चीज बताना है, द प्राइमरी जर्म लेयर्स आर द मेजर एम्ब्रायोनिक टिश्यू फ्रॉम विच वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी डेवलप। ये मेजर एम्ब्रायोनिक टिश्यू है, इसी से प्राइमरी जर्म लेयर से, इसी तीनों लेयर से सारा टिश्यू का फॉर्मेशन होते रहता है। ठीक है, तो यहां पर देखो है ना, और ये जो एक लेयर है प्रिमिटिव ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रिमिटिव स्टिक, ये ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, आगे चल के भी हम फिर से भी देखने वाले हैं। तो ये है एक्टोडर्म, एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म, ये जो लेयर देख रहे हो ऊपर वाला, ठीक है, और ये है एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म और ये है एम्ब्रायोनिक एंडोडर्म। और यही तीनों लेयर से जितना भी सेल्स होता है, जितना भी टिश्यूज होता है हमारे में, ये तीनों इसी तीनों लेयर से बनता है। Gastrulation involves the rearrangement and migration of cells from the epiblast. In actually gastrulation में rearrangement और migration होता है epiblast के, क्योंकि हम क्या देखे थे अभी वीडियो में 3D एनिमेशन में, ये epiblast का इस लेयर से सेल मूव करके अंदर की ओर जा रहा है और जो कि मेसोडर्म का फॉर्मेशन किया, राइट। तो ये मेसोडर्मल का सेल का फॉर्मेशन हुआ इसी से, epiblast से ही फॉर्मेशन हुआ है। और 3 लेयर का स्ट्रक्चर, ट्राई लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी में द फर्स्ट एविडेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक। मतलब गैस्ट्रुलेशन जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यही प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज ए फेंट ग्रुप ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द एपिब्लास्ट दैट इलोंगेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब ये पोस्टीरियर से एंटीरियर पार्ट, एम्ब्रियो का पोस्टीरियर से एंटीरियर पार्ट की ओर मूव करता है। ये वही चीज है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है, और यही प्रिमिटिव स्टिक जो बोले थे ना, आगे चल के ये नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है हमारा प्रिमिटिव स्टिक, फिर ये है आगे वाला, ये है प्रिमिटिव नोड, ये है न्यूरल प्लेट, यहीं से न्यूरॉन वगैरह का मतलब ब्रेन हो और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह का फॉर्मेशन होगा। उसका नोटोकॉर्डल प्रोसेस दैट आउटलाइंड बीनीथ एक्टोडर्म, ये है, और ये है ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन, दिस वन इज द, और आगे का पोर्शन दिस वन हेड। यहां पर जो है ये जो येलो लाइक स्ट्रक्चर वहां पर जो देखे थे कुछ देर पहले, ये है यॉर्क सैक, वो यहां पर दिख रहा है तुम्हें। ये है 3 लेयर्स ट्राइलेमिनर एम्ब्रायोनिक डिस्क, इसी से सारा चीज का फॉर्मेशन करेगा। और ये है टेल रीजन जो कि बाद में चल के खत्म होता है, अभी ये कनेक्टिंग स्टॉक है। और ये है क्लोएकल मेम्ब्रेन जहां पर कि एनएस का फॉर्मेशन होगा आगे चल के, ठीक। द प्रिमिटिव यहां पर तुम लोग एनिमेशन के फॉर्म में भी दिया हुआ है कि पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर मूव कर रहा है। ये प्रिमिटिव स्टिक पोस्टीरियर से एंटीरियर की मूव कर रहा है, और यही बना रहा है, पोस्टीरियर से एंटीरियर मूव करके बना रहा है हम लोग का प्रिमिटिव स्टिक, जो कि नोड, नोटोकॉर्ड, ऑरेंजोफेरिंजियल सारा चीज यहीं से बनता है। सो द प्रिमिटिव स्टिक क्लियरली एस्टेब्लिशेस द हेड एंड टेल एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब इधर का रीजन हेड और इधर का एंड टेल ऑफ द एम्ब्रियो एज वेल एज द राइट एंड लेफ्ट। अब इसके लेफ्ट साइड लेफ्ट और राइट साइड में राइट, लेफ्ट एंड राइट को भी प्रिमिटिव स्टिक ही डिसाइड करता है। एट द हेड एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्टिक ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एपिब्लास्ट सेल्स फॉर्म्स अ राउंडेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्रिमिटिव नोड। मतलब ये जो स्मॉल राउंडेड ग्रुप्स बनता है इसे ही हम लोग प्रिमिटिव नोड कहते हैं। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ये अभी समझने में कुछ दिक्कत हो, लेकिन इसीलिए मैं आज के क्लास को स्लोली मूव करवा रहा हूँ। तो जो आज क्लास एब्सेंट कर दिए उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ऐसे रिकॉर्डिंग देख लोगे, नो डाउट रिकॉर्डिंग देखोगे, लेकिन फिर भी लाइव क्लास का कुछ अलग ही मजा है, तभी तो लाइव क्लास लेते हैं। अदरवाइज हम भी तो रिकॉर्डिंग कर सकते थे, तुम लोगों के लिए आराम ही होता है हमारे लिए कि जिस समय टाइम मिला उसमें रिकॉर्डिंग करके डाल दिए। बट लाइव होता है जिसमें कि आमने सामने पूछना होता है, तो तुम लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। तो अगर कहीं पर कुछ डिफिकल्टी लगे तो तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ तो अब ये जो हमारा बना है जो ऊपर की ओर एमनियोटिक कैविटी, ये जो अभी जो देखे थे उसी से ब्लू लेयर का है, ये है मेसोडर्म जो कि नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा बीच में, है ना। उसके बाद ये है यॉर्क सैक नीचे की ओर। हाँ, अब ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर बना है न्यूरल फोल्ड इसे हम लोग कहेंगे, और ये जो ग्रूव बना है इसे न्यूरल ग्रूव कहेंगे। ये जो यहाँ पर जो देख रहे हैं दिस इज इंटरमीडिएट मेसोडर्म, एंड ये है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, और ये है पैरेक्सियल मेसोडर्म। क्लियर? मूव। अब यहाँ पर तुम्हें ये ज्यादा क्लियर वे में दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ पर क्या क्या है। ये जो देख रहे हो दिस वन एमनियोटिक कैविटी ऊपर वाला अभी जो बताया, और नीचे वाला यॉर्क सैक।
ये बेबी जब ग्रोथ होगा कि इधर यहाँ पे इन्वेजिनेट कर जाएगा बेबी, मेन रूप से जो बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सो न्यूरल प्लेट डेवलपिंग फ्रॉम एम्ब्रायोनिक एक्टोडर्म, एंड यहाँ पर देख लो ऊपर वाला एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर इंडोडर्म, जिसे हम लोग एम्ब्रायोनिक डिस्क कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज को फिर से, जो ऐसे हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, जो 3 लेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक, सेल्स ऑफ द एपिब्लास्ट मूव इनवर्ड एंड डिटैच फ्रॉम द एपिब्लास्ट इन ए प्रोसेस कॉल्ड इन्वेजिनेशन। मतलब ये जो सेल्स डिटैच होकर नीचे की ओर जो मूव कर रहा है ना, इस प्रोसेस को इन्वेजिनेशन कहेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब देख लो ये नीचे की ओर ऐसे मूव कर रहा है स्टिक फॉर्मेशन में, प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन में। तो फॉर्मेशन के बाद जो हो रहा है ये नीचे इनवर्ड मूवमेंट, दैट इज नोन एज द इन्वेजिनेशन। एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आर एपिथेलिया कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड सेल्स। मतलब एक्टोडर्म और मेसोडर्म जो है टाइटली पैक्ड सेल्स होता है इसमें, और जो मेसोडर्म होता है ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे कि हम लोग मेसेनकाइम कहेंगे। ये देख के भी लग रहा है ये एक्टोडर्म और इंडोडर्म टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड सेल्स है, और यहाँ पर लूजली है, स्पेस वगैरह है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेस नहीं होता। इंडोडर्म, एज द एम्ब्रियो डेवलप्स द इंडोडर्म अल्टीमेटली बिकम, यहाँ पर फेट ऑफ जर्म लेयर्स, फेट ऑफ जर्म लेयर्स मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों जर्म का क्या क्या फॉर्मेशन करता है। हमारे एग्जाम में जो बताया कि कई बार हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए अपने को ये जानना जरूरी है कि सारा का क्या क्या है। तो यहाँ पर जो इंडोडर्म है, पहला हम लोग देखते हैं इंडोडर्म से क्या क्या बनता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब जो कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनता है इंडोडर्म से। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो हम लोग सांस वगैरह लेते हैं वो बनता है, और सेवरल अदर ऑर्गन्स, मतलब जो हम लोग का ओवर और कहें अंदर का जो ऑर्गन्स वगैरह है वो सब हम लोग का इंडोडर्म से बनता है, राइट। आगे है एंडोडर्म्स डेवलप्स इनटू द एपिडर्मिस ऑफ स्किन। इंडोडर्म, अब इंडोडर्म से हम लोग का स्किन, ये जो देख रहे हो स्किन, ये बनता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, ये भी इंडोडर्म से ही बनता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये उसी चीज को डिटेल में, ऐसे ये उतना क्लियर नहीं है, बस अपने को ये देखना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। स्किप करते हैं हम लोग, इस वीडियो को देख लेते हैं कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म से हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बारी है कि ये जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्लियरली यहाँ पे दिखलाया गया है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस को, जो अभी देखे थे तो किस तरीके से हमारा बेबी डेवलप करता है। ये हो गया प्रिमिटिव स्ट्रिक। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ये है नोटोकॉर्ड, यहां से न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस वन। फिर ये है न्यूरल ग्रुप, क्लियरली देखो अच्छे तरीके से, आगे का प्रोसेस ये है न्यूरल ट्यूब, जो वहां पर इमेज देखे थे ना, ये है 3D एनिमेशन में। ये 3D एनिमेशन में ये है न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, इसे ऐसे न्यूरोलेशन कहते हैं, न्यूरोलेशन, जिसमें कि न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब जाके एंटीरियर न्यूरोपोर का फॉर्मेशन होगा, जो कि ऊपर से ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। पेरिकार्डियल बल्जेस, जहां से कि हार्ट का फॉर्मेशन होना है, धक धक, ठीक है। और ये कंप्लीट, अब अगर हम तुम लोग को इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखोगे तो ये चीज नजर आएगा, डेवलपिंग हार्ट है, डेवलपिंग ब्रेन है, सरफेस एक्टोडर्म। अब जाके आई होप अब जाके तुम्हें सारा इमेज क्लियर हो गया होगा कि ये कैसा होता है। एक बार फिर से देखो इसको, इस तरीके से मेसोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, एक्टोडर्म का, मेसोडर्म का, एंडोडर्म का कंप्लीट हो गया। प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हुआ, वर्टिकली प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हुआ। फिर प्रिमिटिव स्टिक से नोड का फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा आगे चल के। फिर न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, आगे बस ऐसे ही ये ग्रो करता जाएगा। आगे में न्यूरल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। फिर ये 3 जर्म लेयर्स इस तरीके से फोल्डिंग होगा, जिसमें कि अंदर में न्यूरल ट्यूब बनेगा। फिर जो बाहर में है वो एक्टोडर्मल स्किन का फॉर्मेशन होगा, और जो अंदर में है मेसोडर्मल होगा, बाहर में जो, और जो सबसे अंदर का लाइनिंग है वो इंडोडर्मल लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। प्रोनीता उपाध्याय, गुड इवनिंग, बहुत लेट से आए हो तुम। उसके बाद पेरिकार्डियल बल्जेस, जो कि आगे चल के हार्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो यही हमेशा, मतलब पूरा 9 महीना तक यही सब तो होते रहता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन होते रहता है। अभी और भी इंटरेक्टिव और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, जो कि 3D एनिमेशंस के साथ में तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में कि जिस समय के हम लोग पढ़ा करते थे वो इस डिजाइन का 3D एनिमेशंस वगैरह नहीं होता था, तो मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आया करता। तो उसमें काफी इसको समझने में सेम चीज को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ गया था, तब जाके समझ में आया था। बट अभी तो इतना सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल
इमेजेज है, ब्यूटीफुल 3D डायग्राम से, 3D मॉडल से, 3D एनिमेशन से, जो कि सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। पहले तो बस इमेजिनेशन होता है तो ये क्या होता है समझ में ही नहीं आता उतना तरीके से, ठीक है अंदर मूव करता है। तो कैसे ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, कैसे हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, उतना क्लियर नहीं होता था। लेकिन अभी देखो ये सारा चीज फुल्ली क्लियर है ना, देख लो। तो बस समझ जाओ कि तुम लोग अभी टेक्नोलॉजी के समय में जो कि पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, और हमारे समय में ऐसा टीचर भी नहीं हुआ करता था जो कि इतना, क्योंकि ये सब बनाने में ये इतनी आसान चीज नहीं है, ये सब को बनाने में काफी मेहनत लगता है, तब जाके इस क्वालिटी का मटेरियल तैयार हो पाता है। और ये सिर्फ ई ज्ञान पे तुम लोग के लिए अवेलेबल है, जो कि काफी मेहनत के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से, काफी इंटरेक्टिव तरीके से लाया गया है, ताकि तुम लोग का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, लेट अस मूव। अब आता है बारी एलेंटोइस की। द वॉल ऑफ द yolk sac form a small vascularized outpouching called the allantois that extend into the connecting stalk। तो ये जो एलेंटोइस है ये yolk sac से ही बनता है। द वॉल ऑफ द yolk sac form a small vascularized outpouching, मतलब yolk sac का वॉल ऐसा आउटपोच का फॉर्मेशन करता है, जिस आउटपोचिंग को एलेंटोइस कहते हैं, जो कि कनेक्टिंग स्टॉक तक एक्सटेंड करता है, कनेक्टिंग स्टॉक तक गया हुआ रहता है। इन मोस्ट अदर मैमल्स द एलेंटोइस इज यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज, मतलब बहुत सारे में गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल। बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ द ह्यूमन प्लासेंटा इन दीज एक्टिविटीज द एलेंटोइस इज नॉट ए प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन्स। बहुत सारे मैमल्स में, मतलब दूसरे मैमल्स वगैरह में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल में एलेंटोइस यूज होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स का केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बींग के केस में ये दोनों काम के लिए प्लासेंटा यूज होता है, मदर से जो प्लासेंटा कनेक्टेड रहता है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स में इसका कुछ ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। इट फंक्शंस इन द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड इट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, मतलब इसका अर्ली फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, मतलब शुरू में ये ब्लड एंड ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन करता है, और इट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यही आगे चल के यूरिनरी ब्लैडर का फॉर्मेशन करता है एलेंटोइस से। इट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म्स लेयर, मतलब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ओवरऑल का हो, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म्स लेयर। कौन कौन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से जो पूरा का पूरा बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक पहला ब्यूटीफुल इमेज देखो, वीडियो नॉट इमेज। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, मतलब स्टेथोस्कोप से अगर ध्यान से केयरफुली सुनो तो डेवलपिंग बेबी का, मतलब उसके मदर उम्ब में लगा के देखोगे, मतलब सुनना, देखना नहीं है, सुनना है, तो पहला जो फर्स्ट साइन है उसका हार्ट बीट का, बहुत फास्ट ये हार्ट बीट करते रहता है। अगर तुम लोग को कभी सुनना हो तो हमारे पास आकर स्टेथोस्कोप ले लेना, जो डिगवे से बिलोंग करता है, जो बाहर से बिलोंग करता है उसका तो खैर कोई उपाय नहीं, लेकिन ऐसे हमारे पास मेडिकल का बहुत सारा इक्विपमेंट है, जैसे कि 3D मॉडल्स वगैरह है, वैसे ही कई सारा ओरिजिनल में भी है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस वन, ये है हम लोग का माइक्रोस्कोप, जो कि अभी अवेलेबल है। स्टेथोस्कोप यहाँ नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा अलग जगह पे रखा गया, नहीं तो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर बहुत सारे आते रहता है, तो अगर सारा चीज़ रहा तो खराब कर देगा। ये जल्दी खराब होने वाला इक्विपमेंट नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे आसानी से रखा हुआ है, ठीक है। और अदरवाइज बाकी सबको समेट के रखते हैं अच्छे तरीके से, तो तुम लोग को कभी जरूरत पड़ेगा तो आके देख सकते हो यहाँ पे और उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट अस मूव, मतलब उसको कान में लगा के जब सुनोगे स्टेथोस्कोप को तो हार्ट बीट सुनाई पड़ेगा, धक धक, वो भी हल्का फल्का नहीं, बहुत जोरों का होता है। अब देखो बेबी का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है मदर वूम में, यहाँ पर टाइम पीरियड के साथ दिया हुआ। अभी तक तुम लोग गैस्ट्रुलेशन, 3 जर्म लेयर, अब यहाँ पर हम लोग ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करवा रहे हैं, जिस समय उस समय तक का डेवलप कर रहे हैं जब बेबी जन्म लेगा, बोले तो पार्चुरेशन का टाइम आएगा। सी धीरे 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 सारा ग्रोथ कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देखो, एम्ब्रायोनिक फेज है, इसमें धीरे 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 सारा लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सब जो देखते हो ना, तुम लोग को बहुत सारा ऐसा जरूर होगा, तुम लोगों में से जब डॉक्टर बनोगे तो गायनेकोलॉजिस्ट भी बनना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट भी बन सकता है तुम लोगों में से।
तो by the end of the second month of pregnancy the fetus develop limbs and digits, मतलब सेकेंड मंथ, दूसरा महीना क्रॉस करते करते बेबी में उंगलियां, मतलब जैसे थम्स वगैरह हो गया, पैर वगैरह हो गया, हाथ वगैरह हो गया, ये सब बन जाता है। ये सब कल तुम लोग को दिखलाए थे ना, अल्ट्रासाउंड करके, सोनोग्राफी करके जो दिखता है। अभी तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गया है जिसमें कि कलरफुल दिखलाता है मॉनिटर स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन पे कलरफुल वीडियो दिखता है अल्ट्रासाउंड करने पे। इससे क्या होता है, बेबी के बीच में, बेबी और मदर के बीच में अटैचमेंट, और फैमिलीज के बीच में अटैचमेंट हो जाता है। जन्म के पहले से बेबी और मदर में अटैचमेंट होता है, क्योंकि देख सकते हैं कि अभी बेबी कैसा दिख रहा है, कुछ दिनों के बाद बेबी कैसा दिखेगा। तो ये सारा चीज यहाँ पर अपने को नजर आते रहता है। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, जहां पर कि बेबी में लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, मतलब हो जाता है। अब देखो, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीना कंप्लीट होने के बाद, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप। मतलब तीसरा महीना खत्म होते हैं तो जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बोले तो टेस्टिस वगैरह, टेस्टिस, पेनिस, वेजिना, ये सब का फॉर्मेशन हो जाता है। तभी तो पता चलता है जो फीटिसाइड होता है, बच्चों को जो मारा जाता है, वो इसीलिए। ऐसे अभी अल्ट्रासाउंड करके जेंडर पता करना बैन है, और जेंडर पता करके नहीं मारा जाता इंडिया में। अगर कहीं पर पता भी चल जाता है कि जेंडर प्राप्त किया जा रहा है, जेंडर का जानकारी लिया जा रहा है, तो पनिशमेंट इसका मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते होते, 12 महीना कंप्लीट, 12 वीक कंप्लीट होते होते मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, पार्टिकुलरली जेनिटल ऑर्गन्स। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वां महीने में जो हेयर्स वगैरह है, बाल वगैरह है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है और बच्चा मूव भी करने लग जाता है। ठीक है, हेयर ऑन मूवमेंट, मतलब कभी देखते हो पैर फेंकने का सुनते होगे, या सिनेमा में देखते होगे बच्चा लात मारा, 3 इडियट्स तो होता है ना, लात मारने का जो घटना होता है 5वां महीना में ये सारा चीज होने लग जाता है। और उसमें बच्चा बहुत सारा एक्टिविटी करते रहता है। कभी वो अंगूठा खाएगा, मतलब अंगूठा चूसेगा, नोट खाएगा, अंगूठा चूसते हुए देखोगे। वहां तो छोड़ो, पैर का भी अंगूठा बच्चा चूसने लगता है वहां पे, और वो ध्यान से बातें भी सुनता है, कभी कभी पलकें भी खोला करता है। तो क्या बातें हो रहा है, बाहर का क्या इन्वायरमेंट है, वो फील कर सकता है बच्चा इस समय में। कभी मस्ती में अगर ज्यादा खेलने लगता है तो धड़ाक से लात मारा, पैर की तरफ, वो फील किया जा सकता है ये घटना का बाय द फर्स्ट मूवमेंट। ठीक है, ये 5वां महीना में ये घटना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे अंदर में काफी मस्ती करते रहते हैं। ये जो देख रहे हो यहाँ पर इस बेबी को, इतना जोरदार वाला मस्ती, ये तुम लोग भी ऑब्जर्व करोगे आगे चल के। ठीक है, By the end of 24 weeks, that is second trimester, मतलब 6वां महीना क्रॉस होते होते, the body is covered with the fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed। मतलब जब 6वां महीना क्रॉस कर जाता है, पास हो जाता है 6वां महीना, तो अब क्या होता है कि बच्चा का आईलिड सेपरेट हो जाता है, आंख में आईलेसेस, मतलब पिपनी, भाव, ये क्या इसको बोलते हो, आईब्रो वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस समय में क्या होता है, बच्चा आंख खोलने भी लगता है अंदर से। ऐसे पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ रहता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि एमनियोटिक कैविटी में है ना, तो वहां पर पूरा का पूरा एमनियोटिक फ्लूइड है। तो लेकिन वो फील कर सकता है कि बाहर से लाइट आ रहा है, बच्चा उस समय सुन सकता है, फील कर सकता है, इमोशंस को भी फील कर सकता है। और ये जो देखते हो ना हाथ की रेखाएं, ऐसे ये काफी कंट्रोवर्शियल है। तो बच्चा काफी फोल्डिंग कंडीशन में रहता है, हाथ को मोड़ के रखता है। अब सवाल आता है कि बच्चा को जो देखते होगे, अगर तुम उंगली दे के देखना, हाथ कस के पकड़ लेगा बच्चा, होता है ना। देखो अपना फिंगर्स वगैरह को देखता है बच्चा, तो उंगली को कस के पकड़ लेगा, बिकॉज ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री का आधार पे है। हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, हमारा जो पूर्वज थे, एंसिस्टर, मंकीज, एप्स, यही सबसे डेवलप हुआ है ना। वो लोग रहता है कहाँ पे था, पेड़ पे। पेड़ पे अब खोल के, ऐसे तो खुला सोएगा नहीं, पेड़ पे पकड़ के सोता है ना, ताकि हवा कितना भी आए तो भी वो गिरे नहीं। तो इसीलिए वो जो पेड़ पे रहा करता था, तो पेड़ को पकड़ के रहता था। इसीलिए अपनी आदत है अभी भी पेड़ को पकड़ के रहने की। तुम भी अगर सोते हो, अभी भी जब सोओगे तो देखना ऑटोमेटिक, जब रिलैक्स मूड में रहो तो हाथ तुम्हारा ऑटोमेटिकली ऐसे क्लोज हो जाएगा, हाथ ऐसे क्लोज हो जाएगा। नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। जब तुम सोओगे रिलैक्स मूड में तो देखना हाथ ऐसे रहेगा। इसका क्या मतलब, क्या शो करता है कि तुम अभी भी पैर पकड़ के सो रहे हो। तो बच्चों में तो वैसे ही हुआ ना, कहा जाता है ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेट्स फाइलोजेनी,
मतलब जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो फाइलो डेवलपमेंटल हिस्ट्री को रिपीट करता है। अभी एंसेस्टरी सारा डेवलपमेंट को, जैसे कि गिल्स वगैरह था ना, स्टार्टिंग में देखे थे, वाटर में है, स्विमिंग वगैरह हो रहा है, मस्ती हो रहा है पूरा का पूरा। तो उसके बाद तो पकड़ के भी था। अब है क्या कि वो अटैचमेंट के लिए कुछ खाना है, सुनना है, तो इसीलिए उंगली खाया, पैर खाया, क्योंकि उस समय बेबी काफी फ्लेक्सिबल होता है बॉडी को। और ये जो फोल्डिंग होता है ना, हाथ को जो मोड़ के रखता है, इसी मोड़ने के कारण ये सब रेखाएं बन जाता है। बस ये कंट्रोवर्सी है कि कुछ है कि किस्मत की रेखाएं हैं, तो कुछ है कि बायोलॉजिकल रेखाएं। अब किसका है वो तो काफी कंट्रोवर्सी की चीज है। लेट अस मूव। By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready. अब 9वां महीना पार करने के बाद बच्चा पूरी तरीके से डेवलप कर गया, अब वो बाहर होने के लिए तैयार है। अब एक सवाल बनता है, ये जो डिलीवरी, तुम लोग को क्वेश्चन हम पहले भी एराइज किए हुए थे और बोले थे कि ये बात बोले थे पता करके आने के लिए कि अब डिलीवरी होना है, बच्चे को बाहर आना है। सिजेरियन एक्सेप्शन केस था, सिजेरियन में डॉक्टर डिसाइड करता है कि बच्चे को बाहर आना है, इज दैट। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल डिलीवरी का केस है, उसमें कौन डिसाइड करता है? बच्चा डिसाइड करता है कि मदर डिसाइड करता है कि अब बेबी को बाहर आना है? आगे चल के हम लोग देखेंगे। आज नहीं है उतना फुल्ली, बस इतना समझा, डेवलपमेंट ही आज तक पढ़ रहे हैं, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ही है। कल के दिन, कल शनिवार है, कल नहीं होगा, अब संडे को क्लास होगा, उसमें हम इसका फुल डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि बेबी का डिलीवरी किस प्रकार से होता है, कैसे ये बाहर आता है, कहां से ये इनिशिएट होता है। बच्चा इनिशिएट करता है डिलीवरी को, या तो मदर इनिशिएट करता है, या तो भगवान इनिशिएट करता है। कौन इनिशिएट करता है डिलीवरी को? ये बच्चा कैसे होता है, किस प्रकार से आता है, क्या? देखो, होल अगर बात करें, वेजिनल होल बहुत छोटा सा है, लेकिन उससे इतना वेट वाला और हैवी जो ब्रेन, अगर कहते हैं माथा, बच्चे का माथा जो होता है सबसे बड़ा होता है, और इसीलिए सबसे पहले माथा ही निकलता है। तो किस प्रकार से उस छोटा सा जगह से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बाहर आता है, और कितना कष्टदायक होगा वो, और आने के बाद उसे कैसा फील होता है, कैसे डिसाइड करता है, कैसे उसको समझ में आता है कि अब हम अंदर में नहीं रह सकते, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, कि उसको पता है कि अब उसे भी कष्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर बेबी काफी सेल्फिश, एक तरह से कह सकते हैं काफी सेल्फिश है। अब देख लिया कि अब उसके मदर के पेट में अब इतना जगह नहीं कि उसका ग्रोइंग बॉडी को वो झेल सकेगी, मतलब उस छोटा सा जगह में वो ज्यादा दिन तक रह पाएगा। तो चलो भाई, अब बाहर चलते हैं दुनिया में, है ना, धरती दूसरे की दुनिया में चलते हैं, अब इस दुनिया में इतना ही समय था। तो काफी सेल्फिश है। इवन जब बाहर आता है तो देखे होगे जानवरों के बच्चों के, देखे होगे गाय का बच्चा देखे होगे, जन्म लेने के साथ ही दौड़ने लग जाता है, कुछ घंटा होते होते दौड़ने लग जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन ज्यादा डेवलप है हम लोग से। लेकिन इंसान का बच्चा काफी निसहाय होता है, हेल्पलेस होता है, वो बरसों तक माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है, पार्टिकुलरली माँ के ऊपर। बाप के ऊपर उतना नहीं, लेकिन माँ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। चाहे खाने की बात हो, चाहे पीने की बात हो, चाहे रहने की बात हो, चाहे डेफिकेशन की बात हो, हर चीज के ऊपर। पेट के अंदर भी था तो माँ में ही, जैसे कि खाना कहां से था, ब्लड के थ्रू, प्लासेंटा से जो जुटा हुआ था, अम्बिलिकल कॉर्ड से। अब वहां पर कहां से वो कैसे ले रहा है? माँ को ऑक्सीजन मिले ना मिले, क्योंकि जो ब्लड में आरबीसी है ना, हीमोग्लोबिन, जो बेबी का हीमोग्लोबिन वो ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति। मतलब जब सांस लिए ना, माँ जब सांस ली तो माँ को ऑक्सीजन मिले ना मिले, लेकिन बेबी उसको खींच लेगा, जस्ट लाइक पैरासाइट होता है ना। पैरासाइट में हम नहीं चाहते हैं कि पैरासाइट को हम ब्लड दें, लेकिन पैरासाइट हमसे ब्लड ले लेता है ना। वैसे ही बेबी क्या होता है कि माँ नहीं भी चाहे तो भी बेबी ले लेगा, ऑक्सीजन मिले ना मिले, बच्चा को तो ऑक्सीजन मिलेगा, खींच लेगा, चूस लेगा वो। और उसके बाद क्या, जो वेस्ट मटेरियल है, लेटरिन वगैरह उसी में करते जाता है, जो कि प्लासेंटा के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है, जस्ट लाइक पैरासाइट। जैसे अभी कोरोना वायरस है ना, तो कोरोना वायरस चाहे कोई भी वायरस क्या करता है, जब हमारे शरीर में आता है, वायरस जब आता है तो हमारे ही मशीनरी को यूज करता है। वायरस का अपना कुछ भी नहीं है, वायरस का अपना कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर में आता है, हमारे ही मशीनरी को यूज करके वो अपना आरएनए बनाता है और न्यू कोरोना वायरस बना लेता है। और वो तो छोड़ो, इवोल्यूशन भी करता है थ्रू म्यूटेशन, अपने आप में चेंजिंग भी लाता है। वैसे ये बेबी जस्ट एक छोटा सा सेल था, जब यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था, एक छोटा सा स्पर्म जो कि सिंपल आंखों से नजर तक नहीं आता, देखने के लिए उसको इससे भी ज्यादा, ये जो माइक्रोस्कोप देख रहे हो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे इसमें भी नजर आता है, कभी ट्राई करके देखना, इसमें भी नजर आता है, लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं होता इस माइक्रोस्कोप में। इससे ज्यादा हैवी वाला माइक्रोस्कोप उसको लगाना पड़ता है देखने के लिए, इतना छोटा होता है।
एक मतलब बहुत ही छोटा होता है। जब फर्टिलाइज होता है, ए को फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइज होने के बाद ये ऑटोमेटिकली मूव करते 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 जहां पर बढ़िया जगह है, वो तो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा है जो कि इसको रोक के रखता है और ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं होने देता और यूट्रस तक पहुंचाता है। नहीं तो उसको जहां पर जगह मिले वहीं पर अपना घर बना लेगा, और मूव करते करते यूट्रस में गया और वहां पर अपना जगह बना के सारा चीज मदर से यूज करता है। ब्लड मदर का हो, खाना मदर का हो, ऑक्सीजन मदर का है, रहने का जगह मदर का, जस्ट लाइक पैरासाइट मदर का है। जब वो देखा कि अब मेरा बॉडी ग्रोइंग है, बढ़ रहा है मेरा शरीर, अभी छोटा सा जगह में नहीं रह सकते, चल भैया बाहर चलो धरती पे, दूसरी दुनिया में अब निकलते हैं, और वो वहां से निकल जाता है। तो यहाँ पर इनिशिएशन इन रियलिटी बेबी के द्वारा डिसाइड होता है। तो किस तरीके से ये बच्चे डिसाइड करता है, क्या उसको सोचने समझने की कैपेसिटी है, क्या इस समय सोचने समझने की कैपेसिटी होता है बच्चे में कि वो डिसाइड कर ले, तो उसको समझ में आ जाता है कि धरती पे चलना है, बाहर निकलना है, और किस तरीके से होता है ये होल प्रोसेस, ये डिटेल प्रोसेस क्या है, कैसे है, ये सारा चीज हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए तुम लोग हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और तुम लोग को भी मजा आए और मुझे भी मजा आए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अच्छा अभी कौन कौन है, एक तो है प्रोनीता उपाध्याय, सौरभ देवनाथ, और कौन है अभी, विराज है क्या, विराज, ओके विराज भी है। ओके तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में, मतलब संडे के दिन। ओके कल क्लास नहीं होगा, सैटरडे के दिन हमारा बंद रहा करेगा, मतलब संडे को बंद के बजाय हम लोग का सैटरडे क्लास बंद रहा करेगा सब दिन। ओके तो सैटरडे को बंद रहेगा और संडे को क्लास होगा नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।